दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ फैमिली। ये सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। यानी हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो परिवार नामक जो संस्था है, जो हमारे समाज का एक आधार है, एक नींव है, उसमें आजकल किस तरह के परिवर्तन, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं सोशलाइजेशन की, यानी समाजीकरण की, या हम सोसाइटी समाज की बात करते हैं, तो उसमें जो परिवार है वो एक तरह से नींव का काम करता है, क्योंकि परिवार जो होते हैं वो समाज का आधार होते हैं। समाज जो है वो परिवारों से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो उसमें हम बात करने वाले हैं परिवार के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर आज हम लोग सिर्फ इस बारे में बात करने वाले हैं कि चेंजिंग ट्रेंड्स क्या हैं। तो इस चीज से सारे लोग एक तरह से अवगत होंगे कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। उन परिवर्तनों में हम लोग बात करने वाले कि समाज में जो परिवार नाम की संस्था है उसमें कौन कौन से जो है वो परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें परिवार में, तो हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फैमिली। जब हम लोग बात करते हैं अपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में, अपने भारतीय समाज के दृष्टिकोण से, जब हम इस चीज को देखते हैं, न्यूक्लियर का मतलब एकल परिवार, ठीक है। तो आजकल हमारे समाज में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि हमारे भारतीय समाज में एकल परिवार जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और जो ज्वाइंट फैमिली यानी जो संयुक्त परिवार हमारे भारतीय समाज में पाए जाते थे, उनका महत्व अब जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ज्वाइंट फैमिली की जगह पर, यानी संयुक्त परिवार की जगह पर, लोग अब न्यूक्लियर फैमिलीज को ज़्यादा महत्व देते हैं। और जैसे हम लोग बात करें, मोस्ट ऑफ जब हम शहरों की बात करते हैं, बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, वहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में संयुक्त परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो अभी भी वहाँ संयुक्त परिवार जो है वो मौजूद हैं। पर जैसे जब हम वर्तमान समय की तुलना जो है अपने प्राचीन काल से करते हैं, तो प्राचीन काल में जो संयुक्त परिवार थे वो बहुत ही बड़े हुआ करते थे। इसमें दादा वगैरह, हमारे चाचा ताया सारे इकट्ठे रहा करते थे। बट आजकल जो गांव में संयुक्त परिवार रह गए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े संयुक्त परिवार नहीं रह गए हैं। मोस्ट ऑफ जो है वो चाचा ताया तक ही लोग होते हैं उसमें सिर्फ, ठीक है। और शहरों में बात करें तो शहरों में संयुक्त परिवार नाम की जो संस्था है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसके कई कारण हैं हमारे समाज में। हम लोग बात करें तो शहरों में स्पेशली अगर मैं बात करूं क्यों कम हो रहे हैं, एक तो शहरों में हम बात करते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो गाँव में उतने अच्छे से नहीं होती हैं। जैसे सड़कें बनी हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उद्योग वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह लगी होती हैं। तो लोग वहाँ एजुकेशन के लिए, कोई काम करने के लिए, शहरों में जितने आपको काम के ऑप्शन मिलते हैं वो गाँव में नहीं मिलते हैं। मोस्ट ऑफ पशुपालन, कृषि वगैरह इस तरह के होते हैं, क्योंकि जो सरकार है मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शहरों में ही करती है। तो ज़्यादातर लोग शहरों में आ रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, जगह कम पड़ रही है छोटे छोटे घरों में। अब जैसे मुंबई जैसे शहरों की बात करो, छोटी छोटी बस्तियों में लोग रहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जगह पर जहाँ लोग एक ही छोटे से रूम में, इन्होंने वहीं किचन बनाया, वहीं सोने की जगह बनाई, उधर कोने में छोटा सा एक बाथरूम बनाया हुआ है, ऐसी ऐसी जगह में संयुक्त परिवार का रहना तो संभव ही नहीं है। और तो पहला बात तो कारण यही है शहरों में एकल परिवार बढ़ने का। दूसरा हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन, जिसमें लोगों की जो पश्चिमी एक प्रकार से जो कल्चर है, जो पश्चिमी कल्चर है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है वो लोग ज़्यादातर जो है उनकी सोच में थोड़ा परिवर्तन आया है। जब हम लोग पश्चिमी कल्चर की बात करते हैं तो उनकी पश्चिमी कल्चर में ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं। अगर आप अब पश्चिमी कल्चर को देखें तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जब बच्चे 18-19 साल के होते हैं तो पेरेंट्स उनको खुद अपने एक प्रकार से उनको इस तरह के सजेशन देने लग जाता है कि आप खुद से अपने खर्चा निकालो, खुद से काम करो। हमारे यहाँ तो लोग अपने परिवार में रहते हैं, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर भी अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं।
तो हमारा कल्चर तो थोड़ा अलग है, जॉइंट फैमिली वाला है। तो आजकल ये है कि जो वेस्टर्न सोच लोगों के ऊपर आती जा रही है, उस वजह से भी लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको पेरेंट्स के ऊपर बोझ लगने लग जाते हैं। लोग वृद्धाश्रम में या ऐसी जगह पर लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ के आने लगे हैं। तो एक प्रकार से एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ने का हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या ज़्यादा बड़ी है, उस वजह से भी शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर जो पश्चिमी दृष्टिकोण है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वो लोगों पर ज़्यादा हावी होता जा रहा है, उसकी वजह से भी जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तीसरा हम लोग बात करें तो जो आर्थिक रूप से ये जो आर्थिक चीज़ें, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो भी न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवार के बढ़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अभी ज़्यादातर महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, जिस तरह से लोगों के कमाने के साधन, जितना उनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेतन मिलता है, उनको जितनी आय होती है लोगों की, उतना तो लोगों के खर्चे जो है आजकल ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अब लोगों को सिर्फ खाने पीने तक का खर्चा नहीं होता है, लोगों को तरह तरह की चीज़ें जो है वो लोगों के ज़रूरत की जीवन के हिस्सा, जो जीवन है उसके एक हिस्सा जो है वो बनती जा रही है। इवन हम उनको छोड़ भी सकते हैं, अच्छा बंगला, अच्छी कार, वॉशिंग मशीन, इन चीज़ों को हम ना भी चाहे छोड़ भी सकते हैं, बट लोगों ने अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लिया है कि उसे छोड़ना मुश्किल हो गया है। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, उतने आय, उतना वेतन है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो ऐसे में लोग अपने ऊपर कितने लोगों का प्रेशर ले लेगा, कोई भी एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है। तो आजकल तो लोग बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं ना, कि थोड़े बच्चे हो, एक या दो बच्चा हो तो उसका खर्चा उठाया जा सकता है आसानी से, ठीक है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो खर्चा भी नहीं उठाया जाएगा। तो वही लोग कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा परिवार होगा, किस किस का खर्चा उठाएंगे। तो वो जो एक आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा दबाव जो बन रहा है, उसकी वजह से भी लोग छोटा परिवार रखना ही जो है वो सही समझते हैं। और जैसे कि हमारे चाचा ताया सब कुछ होते हैं, एक टाइम तक सब अपना अपना परिवार लेकर अलग हो जाते हैं, ताकि वो अपने परिवार को अलग लेके उसका भरण पोषण जो है वो कर सकें। पहले संयुक्त रूप से लोग काम किया करते थे, सारा पैसा एक ही घर में आ रहा है, चाहे कोई बड़ा बेटा कमा रहा है, छोटा बेटा कमा रहा है, तो वो आर्थिक खर्चा निकल जाता था। और घर का हेड जो है बुजुर्ग होता था, तो बुजुर्ग की सारे बात वगैरह मानते थे, तो वो उस अकॉर्डिंग घर को चलाते थे, ठीक है, वो घर को चलाते थे अच्छे से, वित्त मंत्री का काम करते थे। लेकिन अब वो ओहदा जो है बुजुर्ग का उतना घर में रहा नहीं है, तो लोग अपने आप अलग जो है वो होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा चेंज है कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो एक हमारे जो परिवार ज्वाइंट फैमिलीज होती थी वो खत्म होती जा रही है, और उसकी जगह पर जो है वो क्या है, एक प्रकार से जो है वो एकल परिवार, जो एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, इस तरह के परिवार जो है वो धीरे धीरे आते जा रहे हैं। और जैसे कि और ज़्यादा छोटा परिवार होता जा रहा है कि माता पिता और उसके बच्चे, जब बच्चों की शादी होगी तो वो बच्चे भी शादी के बाद अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि कई कारण हैं न्यूक्लियर फैमिलीज के, पर फैमिली में ये चेंज आ रहा है कि जो ज्वाइंट फैमिली जो कि हमारे भारत में बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में आप देखो कि लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की फीलिंग होती है, प्यार वगैरह, मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। अब वो चीज़ जब न्यूक्लियर फैमिली में जो लोग एक साथ नहीं रहते, तो वो चीज़ जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो पहला तो यही इसमें जो हम फैमिली में चेंज जो है वो देख सकते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स में। उसके बाद हम लोग फैमिलीज में मैरिज की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब शादी जो है, विवाह जैसी जो चीज़ है, उससे हमारा परिवार जो है उसका निर्माण होता है। जब एक स्त्री और पुरुष जो है वो शादी करते हैं और उनको समाज से, कानून के द्वारा एक स्वीकृति मिल जाती है कि वो आपस में एक साथ में रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, फिर उनका परिवार बनता है, ठीक है। तो अब पहले जो हमारा विवाह का तरीका था वो भारत में ज़्यादातर यही होता था कि अरेंज मैरिज जिसे हम कहते हैं, माता पिता की स्वीकृति से ही होती थी। पहले तो बहुत ही इस तरह की चीज़ें थी कि आप शादी से पहले जिससे शादी हो रही है आप उसे देख नहीं सकते हो, मतलब आपसे पूछा नहीं जाता था। सारे डिसीजन जो फैमिली के हेड मेंबर्स होते थे, जो मुखिया, जो हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, वो सब इस तरह के डिसीजन लिया करते थे किससे शादी करनी है। तो शादी के बाद ही हमें पता चलता था कि अच्छा इससे शादी हुई है। तो मतलब वो चीज़ें, पहले अरेंज मैरिज का बहुत ट्रेंड था। तो आजकल जो हमारे परिवारों में परिवर्तन आ रहा है वो है मैरिज को लेकर। उसकी जगह अब लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, इस तरह की जो
विवाह के जो प्रकार हैं वो ज़्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं। ठीक है, पहले लोग जो है वो विवाह को एक त्योहार की तरह माना करते थे, ऐसा कोई बात नहीं कि आज भी मानते हैं, आज भी मानते हैं, लेकिन अब लोगों की सोच में इस तरह का परिवर्तन आता जा रहा है कि क्यों इतना खर्चा करना। तो कुछ लोग कोर्ट मैरिज में बिलीव करते हैं, और लव मैरिज का तो है ही कि आजकल लोग ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जो हमें लंबे समय तक चलाना है। तो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए हमें, ठीक है, जो हमें समझ सके, जिसके साथ हम लंबे समय तक रह सकें। तो वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी का हो। इस तरह से जो लव मैरिज, इस तरह की चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, हमारे परिवार में हुआ करती थी, वो अब ये जो है वो नए हम कंसेप्ट जो है वो देख सकते हैं अपने परिवार में विवाह को लेकर। ठीक है, और विवाह को लेकर हम ये भी देख सकते हैं कि पहले जो है वो अंतरजातीय विवाह जो थे वो नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अंतरजातीय विवाह को जो है वो एक प्रकार से अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो वो इसको अपवित्र मानते थे। ठीक है, अपवित्र विवाह मानते थे कि जब हम अपनी जाति में ही हमें जो है वो शादी करनी चाहिए, कोई ऊंची जाति वाला नीचे से नहीं कर सकता, या फिर अलग धर्मों में विवाह नहीं किया जा सकता। वो सब चीज़ें अब बहुत परिवर्तित होती जा रही है हमारे समाज में। कोई भी किसी भी जाति, धर्म, रंग के किसी से भी जो है वो शादी कर सकता है। ठीक है, और हम विवाह में एज की बात करें तो आयु में भी अब बहुत परिवर्तन आ गया है कि पहले विवाह की एज जो है कितनी होनी चाहिए, ये समाज के जो प्रकार से जो ऊंची जाति के लोग थे वो डिसाइड कर देते थे, या फिर पेरेंट्स को लगता था कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, लड़की बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर दो। बाल विवाह भी आपको पता कितना था, वो बाल विवाह की हम बात करें तो 1929 में उसको बैन किया गया। सती प्रथा भी थी हमारे समाज में, जिसको 1829 में बैन किया गया, मतलब उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सारी चीज़ें अब हमारे समाज में नहीं है, बाल विवाह नहीं है। अब शादी के कानून में मतलब कि शादी के जो एज है उसके लिए जो है उसमें कानून इंटरफेयर करने लगा है। अब जो है वो सरकारें डिसाइड कर देती हैं कि इतनी एज होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमारे यहाँ 18 थी लड़की की, अब 21 साल कर दी गई है ना। तो ये है कि ये नई नई चीज़ें आ रही हैं। पहले शादी तय करने मतलब कितनी एज में करनी है या बचपन में ही कर देनी है, तो ये पेरेंट्स का डिसीजन होता था, लेकिन अब कानून के खिलाफ आप नहीं जा सकते भी। कानून ने जो एज तय कर दिया आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो ये है, हम देख सकते हैं कि विवाह के उसमें भी बहुत चीज़ें जो है वो नई नई आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो प्रकार समय के अनुसार वैसे चेंज भी होना चाहिए, और कई सारे परिवर्तन खुद से ही समय के अनुसार आ जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि परिवार में क्या क्या जो है वो चेंज आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट बात करेंगे, वुमेन स्टेटस। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो ये तो सबको ही पता है, इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि महिलाओं की स्थिति पहले से अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले परिवारों में मुख्य सिर्फ पुरुष को ही माना जाता था, पुरुष प्रधान समाज हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो कानूनी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी जो स्त्री है उसको भी पुरुष के समान माना जाता है। स्त्री को वो सारे हक दिए जाते हैं, वो सारे अधिकार उसको दिए जाते हैं जो कि पुरुष को प्राप्त हैं। पहले हमारा संपत्ति में औरतों का अधिकार नहीं था, भाई घर के जो बेटे हैं सिर्फ उनको ही जो है संपत्ति में आपका अधिकार मिला हुआ था। पर 2005 में जो है वो हिंदू एक प्रकार से प्रतिनिधित्व वाला जो कानून आया, उसके जरिए जो है वो औरत को भी जो हमारी संपत्ति है जो होती है परिवार की, उसमें उसको भी हिस्सेदारी दी गई है। अब महिलाएं जो है वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, खुद से जो है वो अपनी शादी का डिसीजन ले सकती हैं, उनको वो अपने एक अच्छा व्यवसाय चूज कर सकती हैं, जो वो बनना चाहती हैं वो बन सकती हैं, उनको किसी तरह का उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो एक परिवार में जो औरत की स्थिति पहले डिसाइड कर दी गई थी कि आपने घर की देखभाल करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, इतना ही काम है, घर से बाहर नहीं जाना, मतलब ऐसा होता था कि घूंघट डाल के रहना, काफ़ी चीज़ें आपको पता ही है। तो वो चीज़ें अब नहीं है। अब औरत की स्थिति समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई है, क्योंकि अब कानून जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि औरत के साथ है, जो कि पहले वो कानून इस तरह के मामलों में दखल नहीं दिया करता था। ठीक है, तो औरत की स्थिति में आप बहुत सारे बदलाव देख सकते हो, सारे अधिकार मिल गए हैं। जो कुप्रथाएं थी जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की चीजें जो है वो सब जो है बैन हो चुकी है, सब प्रतिबंधित हो चुकी हैं। तो ये परिवार में जो औरत का दर्जा जो पहले बहुत ही नीचे था, अब वो पुरुष के बराबर जो है वो
आ गया है। अब जो है वो पहले मेनली ज़्यादातर यही होता था कि पुरुष प्रधान समाज थे, लेकिन अब परिवार में आप देख सकते हो कई परिवार में जरूरी नहीं है कि हमारे जो फादर साहब हैं सिर्फ उनकी ही बातें चलती हैं। कई बार होता है कि हमारी जो माता है, जो हमारी मदर हैं, वो फैमिली हेड होती है, मतलब उतनी हमारी कई फैमिलीज में ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ तो अभी भी हम बात कर सकते हैं कि अभी भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा समझने लगे हैं। लेकिन गांव वगैरह में अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, पर उनको जो बेसिक अधिकार जो औरत के होने चाहिए वो सब दिए गए हैं। ठीक है, तो परिवारों में जो औरत का जो दर्जा है, जो उसकी भूमिका है, वो सब जो है वो समय में अब बदलती जा रही है। पहले जैसे हम लोग बात करें, जैसे आपने ये कॉमन सी एक बात सुनी होगी कि पुरुष जो है वो नशा कर सकते हैं, ठीक है, बट औरत जब नशा करती है तो उस चीज़ को बहुत ही बुरा माना जाता है कि औरत कैसे कर सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ में अब इस सोच में भी जो है वो परिवर्तन आया है कि आपको औरतें भी करते हुए दिख जाएंगी। वैसे नशा करना किसी के लिए भी सही नहीं है, पर पहले मतलब औरत के लिए उसको इतने दूसरी दृष्टि से देखा जाता पुरुष के लिए कि मनोरंजन का साधन, औरत के लिए वो मतलब ऐसा कैसे कर दिया उसने, इतनी बड़ी बात, इतनी घटना के रूप में उसको दिखाया जाता। तो उस चीज़ में भी अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता जा रहा है कि पुरुष और स्त्री को समान दर्जा दिया जा रहा है परिवार में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि जो स्त्री के प्रति जो भी चीज़ें थी वो सब जो है खत्म होती जा रही हैं। अगर हम लोग अब बात करें परिवार में, हम लोग कंट्रोल की बात करें, तो पहले जो परिवार थे, परिवार में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होते थे, बहुत ही कड़ा अनुशासन होता था। ठीक है, आप बच्चे जो होते थे वो अपने पेरेंट्स के किसी भी बात को, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनकी किसी बात को इग्नोर कर दो, हर एक बात को जो आपको स्वीकार करना पड़ता था। अब वो जो परिवार का बिहेवियर है उसमें थोड़ा जो वर्तमान के समय में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा, प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली बिहेवियर रखने की कोशिश करते हैं। तो जो पारिवारिक संरचना में जो कठोर अनुशासन था वो थोड़ा सा कम हो गया है। माता पिता का थोड़ा सा उनका बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है अपने बच्चों के प्रति थोड़ा जो है वो बदला है। तो ज़्यादा बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, वो अपना पर्सपेक्टिव जो है अपने माता पिता के सामने रख सकते हैं। पहले होता था कि जो माता पिता ने या फिर जो घर के मुखिया हैं, जो बड़े हैं, जो उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर जैसा बन गया। लेकिन अब आप अपने पर्सपेक्टिव सामने रख सकते हो। तो परिवारों में ये चीज़ अब थोड़ी सी बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बदलते समय के साथ जो एजुकेशन है आई है, उससे जो है वो हर किसी को अपने अधिकारों कर्तव्यों का जो एहसास हुआ है। उन्हें पता चला है कि उनके क्या काम है, उनके क्या अधिकार हैं, उनसे क्या क्या अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। तो इस चीज़ को देख कर लोगों की जो है सोच भी चेंज हुई है। पेरेंट्स को भी लगा कि थोड़ा बच्चों के साथ कोऑपरेट करके चलना होगा। तो ये जो कड़ा अनुशासन है फैमिली में, उस चीज़ में भी जो है काफ़ी परिवर्तन जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, बाद में लेकिन अगर हम इसमें ही बात करें, अगर हम लोग आदर, मान सम्मान की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें, तो इसमें भी एक परिवर्तन जो है ये आया है कि पहले के मुकाबले वो रिस्पेक्ट, वो आदर सम्मान थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले जिस तरह से हो कि हम पेरेंट्स की किसी भी बात को जो है वो नकार नहीं सकते थे, हर उनकी बात को पत्थर की लकीर मान के चलते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा वो ट्रेंड, थोड़ा हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण थोड़ा होने लगा है, तो उतना वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। कई जो बच्चे हैं वो अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाहते हैं, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं या अकेले रहना चाहते हैं। तो कुछ लोग अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को बोझ समझने लग जाते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात करते हैं कुछ लोग। पास तो आप देख सकते हो इस तरह की घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। तो ये जो मान सम्मान, जो आदर, जो चीज़ हमारे सोसाइटी में थी, हमारे जो फैमिली में थी, वो थोड़ी सी जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि वो चीज़ें जो है परिवार में कम होती जा रही हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो फैमिली में, जैसे कि अगर हम लोग परिवार की बात करें तो जैसे अभी सिंगल पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट होता है ना, पहले ऐसी कोई चीज़ जो थी वो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती थी सिंगल पेरेंट में। जैसे मदर जो है वो एक ही, मतलब कि जैसे अगर किसी भी महिला का कोई पति या मर गया है या फिर उसने डाइवोर्स ले लिया है उससे, तो वो अपने बच्चे को खुद अकेले पाल सकती है। ये ट्रेंड पहले हमारे परिवारों में नहीं था इस तरह की, उसको हम परिवार जो है मान्यता, समाज ऐसे परिवार को मान्यता ही नहीं देता था। लेकिन आज क्योंकि एजुकेशन से,
लोगों में की सोच में परिवर्तन आया। आज महिला आत्मनिर्भर है, खुद कमा सकती है, अपने बच्चे को पाल सकती है, खुद का जो है वो एक प्रकार से भरण पोषण कर सकती है। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट फैमिली में जो है कि अब महिला को ये भी स्वतंत्रता दी गई है कि वो खुद अपने बच्चे को अकेले पाले, लेकिन पहले इस चीज़ को सही नहीं माना जाता था। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग अविवाहित महिला की बात करें, ठीक है, अनमैरिड वुमेन, तो पहले इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आपको देखने को मिलती थी, परिवार इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन अब इस चीज़ में भी आपको कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा कि औरतें अब नहीं शादी करना चाहती है तो ना करे। पहले तो उसको मतलब अलग अलग तरह की नज़रों से देखा जाता, कोसा जाता समाज में, ना तो उसको कोई परिवार एक्सेप्ट करता, ना कोई समाज में उसको एक्सेप्ट करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि विवाह को हमारे भारत में तो बहुत कंपलसरी ही माना जाता है कि आप 18-19 के हो नहीं तो आपका जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है, वो है शादी कर लो, शादी कर लो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है शादी कर लो। ठीक है, लेकिन तो अब बहुत, वैसे तो ये चीज़ अभी भी कम है भारत में, लेकिन अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें हैं जो शादी नहीं करती हैं। ठीक है, जो शादी नहीं करना चाहती हैं, अकेले खुद से रहना चाहती हैं। तो वो वाली चीज़ है, ये भी हम परिवार में एक परिवर्तन देख सकते हैं कि औरतें अविवाहित भी रह सकती हैं। ठीक है, पहले पुरुषों के लिए था सिर्फ, औरतों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है परिवार में। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाइवोर्स की बात करें, तलाक की। पहले विवाह को जन्मों 7 जन्मों का बंधन माना जाता था कि एक बार शादी हो गई तो आप जो है वो शादी को, उस बंधन को तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, चाहे फिर आपके बीच में बनती ना हो, डेली झगड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हो आप, या फिर पति जो है वो औरत पे हाथ उठा रहा हो, लेकिन आप विवाह को नहीं तोड़ सकते। लेकिन अब वो चीज़ जो है वो हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में खत्म हो रही है। अब कानून ने भी इस बीच में एक मतलब इसमें आके हस्तक्षेप किया है और कानून बनाया है सरकार ने, हमारे संविधान ने, कि डाइवोर्स लिया जा सकता है। ठीक है, तो पहले जो एक बार शादी हो गई तो उस पर बनकर जो परिवार होता था वो टूटता नहीं था, लेकिन अब क्योंकि लोग जो है एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, चाहे कोई भी कारण हो, तो वो तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बात करें तो एक प्रकार से सही भी है, अगर दो लोगों के बीच में नहीं बन रही है तो वो क्यों एक साथ में रहें, ये सही भी है। लेकिन इससे हम लोग बात करें तो हमारे परिवारों का विघटन जो है वो शुरू हो गया है। जैसा कि भारत में पहले परिवारों में इस तरह से तलाक के जरिए कोई परिवार टूटते नहीं थे, विघटन नहीं होता था, लेकिन अब ये चीज़ शुरू हो गई है। तो इससे ये बच्चे के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तलाक के बाद ये होता है कि बच्चा माँ के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा, वो दोनों के साथ एक साथ रहना चाहता है तो वो नहीं रह सकता है, तो उस पर इस चीज़ का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तलाक से की नई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये भी हम इसमें चेंज देख सकते हैं। एक प्रकार से तलाक अच्छा भी है और एक प्रकार से देखें तो उसके कुछ बुरे नतीजे भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की कि जो परिवार में पहले स्थायित्व था वो अब जो है खत्म होता जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले परिवार जैसे बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज होती थी और परिवार कभी टूटते नहीं थे। आजकल परिवार कई कारणों से टूट रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कई बार, जैसे मैंने आपको बोला कि तलाक की वजह से टूट जाते हैं परिवार। ठीक है, और उसके बाद कई बार लव मैरिज से भी फैमिलीज टूट जाती हैं, क्योंकि फैमिली जो आपके बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो परिवार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको अपने परिवार में दोबारा से मिलाते नहीं हैं, तो वैसे परिवार टूट जाते हैं। ठीक है, और लोगों की बाकी जो पश्चिमी सोच है उसकी वजह से भी जो है परिवार टूट रहे हैं। ठीक है, कई बार आर्थिक बोझ की वजह से लोग अपने पेरेंट्स या अपने बुजुर्गों को अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको परिवार में जो है वो विघटन देखने को मिल सकता है। तो अब परिवार में वो स्थायित्व नहीं है जो कि हमारे प्राचीन समय में भारत में हमें देखने को मिलता था। अभी परिवार में विघटन बहुत ही जल्दी से आपको नजर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है वो परिवार में नए समय के साथ में नई तरह के परिवर्तन जो है, नई तरह के चेंज जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं अपने रिलेटिव्स की, यानी हम रिश्तेदारी या नातेदारी की बात करते हैं, तो पहले नातेदारी को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था।
अभी वर्तमान में नातेदारी का जो महत्व वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया है। लोग जो है आप ज़्यादातर अपने तक सिमट गए हैं, मतलब ज़्यादा लोगों से मिलना, बातचीत करना, एक साथ में सेलिब्रेशन करना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हम वही कहते हैं भागती सी जिंदगी बन गई है, लोगों के पास टाइम नहीं है दूसरे लोगों से मिलने का, बातचीत करने का। लोग अब ज़्यादा लोगों से मिलना, उनके साथ बैठना, बातचीत करना, त्योहार एक साथ मिल के बनाना, वो अब उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जितना हमारे प्राचीन समय में होता था। प्राचीन समय में आपको पता है कि रिश्तेदारों का एक साथ मिलना, बड़े बड़े त्योहारों पर कोई भी एक साथ में सेलिब्रेशन करना, शादी विवाह में मिलना, और रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा ही अपना क्लोज माना जाता था। और आजकल ये जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उनको बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों से लेना देना नहीं है, तो वो जो नातेदारी, जो रिश्तेदारी के जो बंधन है वो हमारे समाज में, हमारे परिवार में थोड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं, पहले जितने मजबूत नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी हमें इसमें एक परिवर्तन देखने को जो है वो हमें मिल जाता है। बहुत तरह के परिवर्तन जो है वो हमारे परिवार में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारे एजुकेशन को लेके हम लोग बात करें तो पहले परिवारों में एजुकेशन को इतना कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी परिवारों में चाहे फिर वो लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए एजुकेशन जो है वो दोनों एक समान उसमें देखते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ हम लोग गाँव में देख सकते हैं कि गाँव में अभी भी बहुत सारे गाँव में ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आया है, बहुत बड़े पैमाने परिवर्तन आया है, पर कुछ लोग जिनकी रूढ़िवादी सोच है वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। उनकी सोच अभी भी इस सदी में आकर भी यही है कि लड़कियों ने क्या करना है, चूल्हा चौका करना है। पर सब लोगों के लिए जो बहुत रूढ़िवादी लोग हैं सिर्फ उन तक ही इस तरह की सोच रह गई है। बाकी जिनके पास अगर पैसा नहीं होता है उतना, तो फिर वो अगर पढ़ाने की बात होती है तो वो लड़के को ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि वो सोच अभी भी भारतीयों की चेंज नहीं हुई है कि वंश चलाना लड़का चलाएगा, लड़का सब कुछ देखभाल करेगा, लड़की को तो शादी के बाद हम दूसरे घर ही भेज देंगे तो वो हमारे बुढ़ापे में क्या ही मदद करेगी। इस तरह की सोच वो अभी भी नहीं गई है। पर एजुकेशन जो हमारे परिवार में है वो अब महत्वपूर्ण एक चीज़ बन चुकी है। पहले उतना महत्व नहीं था, लेकिन परिवारों में अब एजुकेशन को आप देख सकते हो कि बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज भेजा जा रहा है, हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, दूसरी जगह भेजा जा रहा है। पहला इतना कोई एजुकेशन का वो परिवार में महत्व नहीं था। अब इस चीज़ को आप देख सकते हो कि ये महत्व अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मेन ट्रेंड्स थे जो कि हमारी जो पारिवारिक संस्था है समाज में जो पाई जाती है, उसमें समय के अनुसार किस किस तरह के परिवर्तन, किस किस तरह के चेंज हमें देखने को मिलते हैं। हमने इस वीडियो में आज उसके बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशलाइजेशन की जो कुछ थ्योरीज हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं, जैसे आई एंड मी की थ्योरी है। इस तरह की जो थ्योरीज हैं उन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।